प्यारे बच्चे नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने 2019 का उत्तर प्रदेश पुलिस का हल प्रश्न पत्र देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का 26 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली का प्रश्न। ठीक मेरे भाई लोग, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बेटा ये जो संख्या दी गई है इसमें से कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपको एक नोट मैं आपको लिखा देता हूँ। ये नोट आपके प्रश्न को सेकंड्स में हल कर देगा। देखिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ये यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो देखो बेटा, क्या इस संख्या का अंतिम अंक में 2, 3, 7, 8 आया है? देखिए 2 आया नहीं सर, 3 आया। हाँ सर, ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या यहाँ 2 आया अंतिम अंक? नहीं। 3 आया नहीं, 7 आया नहीं, 8 आया नहीं, ये नहीं होगी। 2, 3, 7, 8 आया नहीं, 2, 3, 7, 8 आया नहीं। 1 सेकंड का प्रश्न था। अब इसका थोड़ा अब लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसकी व्याख्या देखिएगा, समझाते हैं। देखो बेटा, अगर हम लोग 0 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? 0। 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, 8 का वर्ग करते हैं तो 64 और 9 का वर्ग करते हैं तो 81। संख्याएं कितनी बेटा? अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो मैंने 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सबका वर्ग कर दिया। ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैंने इसका वर्ग किया तो आपको कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं? 0 मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला। फिर देखिए वही 6 रिपीट हो रहा है, फिर वही 9 रिपीट हो रहा है, फिर वही 4 रिपीट हो रहा है, फिर वही 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो बेटा बताइए इसमें से हमने कौन सी संख्या, अगर हम किसी संख्या को वर्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि अगर किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये संख्या आएगी। तो बेटा इसमें बताइए कौन सी संख्या किसी संख्या को वर्ग करने पर नहीं आ रही है? तो आप कहेंगे सर 2, 3, 7, 8। अतः हम किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे, अगर हम किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो देख लीजिए हमने संख्या को वर्ग किया, क्या अंत में किसी के 2, 3, 7, 8 आया? नहीं। तो इसीलिए ये आपका एक मैंने नोट लिखवा दिया कि अगर किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। इसलिए गया बेटा ऑप्शन नंबर ए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या है? बेटा ये सिंपल आपसे कह रहा है कि उसने जितना कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अधिकतम अंक कितना है? 650। कह रहा है अगर आप 650 का 72% अंक पा लेते हैं तो अर्हता प्राप्ति के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या है? तो मतलब आपसे सिंपली पूछ रहा है कि 650 का 72% अगर आप पा जाएंगे तो आप अर्हता की लिस्ट में आ जाएंगे, आप कट ऑफ की लिस्ट में आ जाएंगे। ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 36 बार में, 13 छक 78 की 8 हासिल लग गया 7,
13 3 39 और 7 कितना हो जाएगा 46। कितने अंकों की ज़रूरत होगी मेरे भाई? 468 अंकों की ज़रूरत होगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु पर 23% के लाभ 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य बराबर हमेशा होता है 100%। क्रय मूल्य बराबर हमेशा 100%, मूलधन बराबर हमेशा 100%, कुल संपत्ति बराबर 100%। तो यहाँ मैंने लिखा क्रय मूल्य बराबर 100%। कह रहा है 23% का लाभ, 100 का समान है मेरे भाई, 23 का लाभ हो तो कितना हो गया 123%। आगे आइए, 9% की हानि, 100 का समान है, 9% की हानि हुई तो कितने का हो गया समान? 91% का। के बीच का अंतर कितना है? 928 रुपया। तो बेटा देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? कहेंगे सर 32 रुपये का अंतर आया। यहाँ पर अंतर प्रतिशत में कितना है? 32% का। और यहाँ अंतर कितने का? कहेंगे सर 928 रुपये का। 32% की वैल्यू 928 रुपया, तो 1% की वैल्यू कहेंगे सर 928/32। तो कह रहा है आपसे क्रय मूल्य बताएं, कह रहा है क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य बराबर कितना है 100%। यहाँ पर आपसे क्रय मूल्य की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है 100%। तो लिखेंगे 928/32 गुणित 100। 4 से काट देंगे, 4/32, 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है मेरे भाई। अब इसे हम लोग फिर काट देते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 7 बचा 2, 72 हो जाएगा, 8 9 72, 29 गुणित 100 बराबर कितना आ जाएगा 2900 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रभात एक निश्चित चाल से 240 किमी की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किमी अधिक तेज चाल से साइकिल चलाता, बेटा ये देखिए, यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किमी, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर, ये क्या है इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दिखा ना, प्रत्येक घंटे 3 किमी, प्रत्येक घंटे 3 किमी का मतलब हुआ कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है। तेज चाल से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितनी किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई? बेटा ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का देखिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। यहाँ लिखा मैंने चाल, यहाँ लिखा मैंने समय। प्रत्येक घंटे 3 किमी, ये प्रत्येक घंटे 3 किमी का मतलब होता है कि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या है? तेज। अगर वह चाल अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज करता है तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अब अगर उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होगी तो उसे 8 घंटे कम लगेंगे। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होगी, ठीक है भाई, तो उसे 12 घंटे कम लगेंगे। इसी तरीके से तो बढ़ाते जाइएगा। अगर इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अब क्या करा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी चाल क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब जाहिर से जब चाल बढ़ेगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा तो उसे 4 घंटा और कम लगेगा, मतलब 16 घंटा। अगर इसकी चाल फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे 16 लगा था, अब 4 घंटा कम लगता है, मतलब 4 घंटा और कम, मतलब 20। इस चीज़ को ध्यान से समझो मेरे भाई। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि यदि प्रभात एक निश्चित चाल से 240 किमी की दूरी तय करता है, यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किमी अधिक तेज चाल से साइकिल चलाता तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसे 4 घंटे कम समय लगता। अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे कितना कम समय लगता? 4 घंटा समय कम लगता।
अब आप हमें एक बात बताओ बेटा, अगर आपकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रही तो कितना घंटा कम लगा? 4 घंटा कम लगा। फिर आपने स्पीड पूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा फिर बढ़ा ली तो कितना हो गया? 6। तो कितना कम लगेगा? 8। फिर 3 बढ़ाया तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चालोगे तो समय कम कितना लगा? 12। फिर आपने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना कम लगेगा? 16। और यहाँ पर फिर आपने अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली तो स्पीड कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटा, समय 4 घंटा फिर कम लगा, कितना हो गया? 20। मतलब चाल यहाँ बढ़ता गया और समय यहाँ कम होता गया। और ये आपको तब तक ऐसा करना है जब तक इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 240 आ जाए। इन दोनों का जब तक हम लोग क्रॉस ऐसे इस तरह से हम लोग तब तक ऐसे सीरीज लेते जाएंगे जब तक क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 240 आ जाए। देखिए 12 गुणित 20 करेंगे 240 आया, और 15 गुणित 16 करेंगे तब पर भी आ जाएगा 240। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्या पता चलता है। ये जो आया पहला, ये आपका वास्तविक चाल है, दूसरा वाला नया चाल है, ये आपका मूल समय है, और ये आपका नया समय है। अब पेपर में आपसे 4 में से कुछ भी पूछा आप तुरंत निकालेंगे। कहेगा वास्तविक चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मूल समय कितना लगेगा? 20 घंटा, नया चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नया समय कितना हुआ? 16 घंटा। बेटा देखिए हम आपको बेसिकली ये समझाना चाहते हैं ना, ध्यान समझिए, जैसे जैसे आपकी चाल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समय क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ देखिए चाल बढ़ रही है, यहाँ 4 घंटा कम लगा, फिर आप जब अपनी चाल बढ़ा लेंगे तो समय 8 घंटा कम लगा, फिर अपनी चाल बढ़ाएं, फिर चाल 12 घंटा कम लगा। जैसे जैसे यहाँ चाल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समय आपका कम होता जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है ना, यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज चले तो उसे 4 घंटे कम लगेंगे। अब वो 3 किलोमीटर पर अपनी स्पीड फिर बढ़ा लिया तो कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उससे 4 घंटे और कम लगेंगे, कितना लगा? 8 घंटा। फिर अपनी स्पीड इसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई तो उससे 4 घंटा और कम लगेगा, कितना लगेगा? कम, 12 घंटा। इसी तरीके से हमें तब तक ये संख्या लिखनी है जब तक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा 240 आ जाए। तो ये वास्तविक चाल, मूल समय, नई चाल, नया समय। आपसे पूछ कर रहा वास्तव में साइकिल की चाल कितनी थी? वास्तव में मतलब वास्तविक चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस खिलौने पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? बेटा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी हम छूट देंगे वो किस पे देंगे? अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। जब हम अंकित मूल्य पर छूट देंगे, छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। हमेशा हम छूट देंगे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। देखिए किसी खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 2100 रुपये। आपसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था? देखो बेटा अंकित मूल्य कितना है? 2100 रुपया। इस पे 2 छूट दे रहे हैं, 20% का छूट दिया तो सामान कितने का मिला? 80% का। 15% का छूट दिया तो सामान कितने का मिला? 85% का। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 17 पूरे 85। अब हमें ध्यान रखना मेरे भाई, अब देखिए अब यही आपको दिमाग में थोड़ा एग्जाम में लगाना है कि अब हमें इकाई अंक अपने गुणा करिए। 7 चौक 28, 8 है और 8 है कम 8। लास्ट में देखिए किस में 8 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका आंसर हो गया। मतलब जब सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1428 रुपये। ऐसा नहीं कि अब आप पेपर में पूरा गुणा करेंगे, पेपर में गुणा करेंगे तो आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अंत में 8 आया, 7 चौक 28, 8 है, 8 एक कम 8। ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सोहेल ने 2250 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा गया है तो त्रिशला का निवेश है।
बेटा ये जो लेसन है ये आपके साझेदारी का लेसन है, साझेदारी पाठ का सवाल है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके परीक्षा में साझा का सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, इसी फॉर्मूले से पूरा ये लेसन हल होगा। ये आपके साझा का प्रश्न है और ये पूरा साझा का प्रश्न इसी सूत्र से, इसी ट्रिक से लाभ बराबर पूंजी गुणित समय से हल होता है। अब चलिए थोड़ा यहाँ देखिएगा, सोहेल जो है ₹2250 लगा रहा है, ठीक है। बिजनेस कितने महीने का है, बिजनेस कितने साल का है, बिजनेस यदि 12 माह के अंत में, मतलब बिजनेस कितने साल का है, 1 साल का है, तो ये जो ₹2250 है ये 12 महीने के लिए लगा रहा है। आगे, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की, कुछ राशि निवेश की, त्रिशला ने कितनी राशि निवेश की नहीं पता, X रुपये निवेश किया। ये 12 महीने का बिजनेस है, 3 महीने बाद आई, तो इसका पूंजी कितने महीने तक लगा रहा, 9 महीने तक। 12 महीने का बिजनेस है, मैंने कहा कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए की पूंजी 12 महीने तक लगी रही, ठीक है, और बी क्या हो रहा है, 3 महीने बाद आया। जब 3 महीने बाद आया तो बी की पूंजी 12 - 3 कितने महीने तक लगी रहेगी, 9 महीने तक लगी रहेगी। और इनका लाभ कितना दिया है, 25:24। अब देखिए, लाभ बराबर पूंजी गुणित समय, लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। 25 से काटिए, 25 में 225 कट जाएगा फटाक से। 3 से काटेंगे, 3 तरीका, 1 मिनट 3 से मत काटिए, सीधा 9 से काटिए। 9 दहा में 90 कट गया, कहेंगे हाँ सर। अब हमें एक निकालना है x की वैल्यू, x बराबर कितना देगा, 10 गुणित 12 और गुणित 24। तो बेटा यहाँ पर लास्ट में 0 तो आएगा ही, और 4 दूनी 8, अंत में 8 भी आएगा, 80। इन 2 का ऑप्शन में 80 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं मेरे भाई, कर दीजिए 120 गुणित 24, 0 आएगा, 12 चौक 48 की 88 लग गया, 4 12 दूनी 24 और 4 28, ₹2880, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इतना लल्लू सवाल भी पेपर में आता है, इतना सरल सवाल भी पेपर में लल्लू सवाल भी आता है, हल करिएगा आप लोग थोड़ा। और हाँ, आप लोग ये भी बताइएगा कि आज मैं जितना सवाल बता रहा हूँ उतने सवाल में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अगर मान लीजिए आज मैंने 10 सवाल बताया तो 10 में से आपके कितने सही हुए ये बताइएगा। 10 में से 8 सही हुए, 5 सही हुए, 2 सही हुए, 10 में 10 सही हुए। इसका जो भी आपका स्कोर रहेगा आप लोग कमेंट में उसको लिख कर हमें बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अंतर कह रहा है 7/16 और 7/48 में अंतर कितने का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। पहले भाग देते हैं, भाग देने पर जो आता है ऊपर गुणा करते हैं, 16 3 48, 3 है 7 3 21, 48 से 48 एक बार आएगा, भाग देंगे 1 आएगा, और 1 गुणित 7 कितना आया, 7। 21 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 14/48। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में, कितना आ गया 7/24। अभी किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए उत्तर हो जाएगा 7/24, ऑप्शन नंबर बी। बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल के स्कोर का औसत 58 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र के स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर तथा श्यामल के द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। बेटा पहले आप कुछ चीज़ जान लीजिए कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बराबर औसत गुणित संख्या। अब आइए सवाल पर, जितेंद्र और उमर, जितेंद्र प्लस उमर
का स्कोर का औसत कितना है 70। तो बेटा हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, योग। क्या निकाल रहे हैं, योग। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। औसत कितना है 70, संख्या कितनी है 2, तो 70 गुणित 2 कितना 140। आगे उमर और श्यामल, श्यामल के स्कोर का औसत कितना है 58। तो ये औसत हमें योग निकालना, हम यहाँ प्लस कर रहे हैं तो योग निकालना, योग बराबर औसत गुणित संख्या। 58 गुणित 2 कितना आ जाएगा भाई, 50 का 2 गुना 100, 8 का 2 गुना 16, 116। आगे श्यामल और जितेंद्र के स्कोर का औसत, श्यामल और जितेंद्र, योग बराबर औसत गुणित संख्या। 78 गुणित 2, 78 गुणित 2 कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ देखिए जितेंद्र एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार जितेंद्र मिले, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार उमर मिले, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार श्यामल मिले। तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल लग गया 1, 5 1 6 7 और 4 11 की 1 हासिल लग गया 1 1 2 3 और यहाँ कितना हो गया 4। तो बेटा यहाँ 2 से काट देंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 0 2 6 12। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ जाएगा जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल का योग कितना आ गया 206। देखिए बेटा आपसे यहाँ योग तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ कह रहा है कि औसत बताएं। तो बेटा औसत बराबर क्या होता है, एक साथ औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो बेटा इनका योग कितना आया 206। संख्या मेरे भाई कितनी है 1 2 3, इसे काट देंगे आ जाएगा 68 लगभग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किमी नाव चला सकती है। पानी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। पहले बेटा देखिए ये जो आपका सवाल है नाव धारा का सवाल है, ठीक है। नाव धारा में आपको 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर आप धारा की दिशा में तैरेंगे, अगर धारा इधर बह रही है और आप इधर ही तैरेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, इसको आपको खुद प्रैक्टिकल समझना है। अगर जिधर पानी बह रहा है और उधर आप तैरते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। और अगर पानी इधर बह रहा है और इसके विपरीत तैरेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा बात मेरे भाई लोग, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी और धारा के विपरीत चाल घट जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग जब मैं ये क्लास में ये लेसन पढ़ाता हूँ तो मैं केवल यही 2 चीज़ बताता हूँ कि धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी और धारा के विपरीत चाल घट जाएगी, और इसी 2 कॉन्सेप्ट से हम पूरा लेसन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एक बात और जानिएगा कि बेटा अगर चाहे नाव की बात कहे या किसी व्यक्ति की बात करें, हम लोग क्या लिखते हैं बी। बी का मतलब बोट। और धारा की बात करेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर धारा की बात करेंगे बेटा तो हम लोग बात करते हैं वाटर की, और वाटर का मतलब क्या हो गया W। अब आप बताइए धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी B + W, और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल घट जाएगी B - W। इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या करें, रजनी चाहे व्यक्ति का नाम रहे चाहे नाव का नाम रहे, हम लोग क्या लिखेंगे B। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी नाव चला सकती है, तो लिखेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। किसकी चाल, रजनी की चाल, रजनी मतलब R। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना 135, समय कितना आया 7.5 घंटा। 10 मिनट हटाएंगे ऊपर 0 पड़ेगा, 15 पूरे 75,
15 में 135, 0, 5 से काटेंगे 18। ये चाल कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल? रजनी की चाल। आगे, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किमी नाव चला सकती है। बेटा यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है धारा के विपरीत, यहाँ के आपसे बस ये कह रहा था कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी नाव चला सकती है। ये नहीं कह रहा कि धारक दिशा में, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि धारक दिशा में, बस ये लिखा है कि रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारक दिशा में कि धारक विपरीत दिशा में ये कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन नीचे यहाँ साफ साफ कह रहा है जबकि वह धारा के विपरीत मतलब चाल घट जाएगी, B माइनस W। चाल बराबर दूरी 48, समय 4, कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। रजनी ये व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब ये बोट का, व्यक्ति मतलब ये जो चाल आया है, ये चाल किसका आया है बेटा? ये चाल आया है बोट का। बोट कितना है? 18। तो 18 माइनस W बराबर 12, तो W बराबर 18 में से 12 घटाएंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ क्या रहा है? पानी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। धारा मतलब वाटर की चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। साठ व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा होने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, और उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें बेटा, वो बोल रहा है, M1 कितना है? 60। 60 व्यक्ति, समय कितना लेते हैं? 36। ठीक है। काम का एक छठा लिखा है, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर। बेटा छठा हिस्सा मतलब कितना होता है? 1/6। 1/6 जब पूरा हो गया तो माइनस करेंगे, क्या है? 1/6 पूरा होने पर, पूरा हो गया तो भाई जो काम पूरा हो गया उसको माइनस करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? 1/6 लिखा, पूरा होने वाला तो माइनस, मैंने क्या कर दिया? माइनस। हमेशा ऊपर वाले में प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। 1/6 काम पूरा हुआ, पूरा होने का मतलब काम घटाएंगे। हमेशा जब भी घटाएंगे ऊपर वाली संख्या को ही घटाएंगे या ऊपर वाली संख्या को ही जोड़ेंगे। कंडीशन ये होता है, कंडीशन ये है कि प्रश्न में क्या कह रहा है? 1/6 काम हो गया मतलब माइनस कौन सी संख्या? ऊपर वाली। मतलब पहले कितना था? 6 था, 1 हो गया तो बचा कितना? 5। ठीक है। आगे 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। बेटा टोटल व्यक्ति कितने थे? 60 थे। 1/4 छोड़कर चले गए मतलब बेटा 15 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 60 थे, 15 छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 45। कितना दिन लेंगे? D2 दिन लेंगे। चलिए 6 के 36, 5 9 45। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर अगर काटा जाए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 से काटेंगे 20 बार में, तो D2 बराबर कितना आ गया? 20 दिन। तो D2 बराबर कितना? 20 दूनी 40 दिन। अब बेटा थोड़ा ध्यान समझिएगा, उत्तर ये नहीं होगा, उत्तर 40 दिन नहीं होगा। कह रहा है कुल मिलाकर कितने समय लगेंगे? कुल मिलाकर कितने समय लगेगा? तो लिखेंगे कुल समय बराबर 40 दिन यहाँ लगा, और बेटा 36 दिन था, 1/6 काम यहाँ भी तो किए थे 6 दिन, तो 6 दिन ये भी लगेगा। 40 और 6 46 दिन, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न था। 60 व्यक्ति थे, 36 दिन लगाते थे, एक छठा काम पूरा हो रहा है, छठा मतलब 1/6
काम पूरा हो गया तो माइनस, ऊपर वाली संख्या माइनस कर दिए। पहले 6 काम कंप्लीट हो, 6 काम था, पहले 6 काम उन्होंने किया, छठा मतलब 1/6 काम, मतलब 6 काम किया तो 1 काम हो गया, तो बचा कितना 5 काम। 60 व्यक्ति थे, 1/4 व्यक्ति काम छोड़ दिए, तो 60 का 1/4 कितना या 15। 60 में से 15 छोड़े तो बचे कितने 45, D2 दिन लेंगे, काट पीट कर दिए। D2 बराबर कितना गया 40 दिन। 40 दिन तो ये लगा। अब जो 6 दिन काम, जो 36 का 1/6 का मतलब 6 दिन, ये भी तो काम पहले लगा था, तो 6 दिन ये 40 और 6 46 दिन, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ₹1200 को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना है। 2 वर्ष की बात हो रही बेटा, देखिएगा यहाँ लिखना है आपको मूलधन और यहाँ लिखना है आपको मिश्र धन। ये 10% दिया है, आप सभी को पता है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। नीचे वाला जो धन होता है उसे मूलधन बोलते हैं, ऊपर वाला जो धन होता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है 10 रुपया, 1 रुपये ब्याज मिला, मिश्र धन कितना हो गया 11 रुपये। यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है, इसीलिए इस संख्या को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 10 से 11। 10% वैल्यू 1/10, संख्या 10 से 11 होगी, कितनी बार करना है 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष का है। 10 से 11, 10 से 11। बेटा यहाँ पर अगर मूलधन की बात करें तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ मिश्रधन की बात करें तो कितना हो जाएगा 11 × 11 121। तो बेटा 100 रुपये से 121 रुपये हो गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, कहेंगे सर 21 रुपये मिला। अब यहाँ देखो, यहाँ 1200 रुपया, ये क्या है 1200 रुपये आप उधार दे रहे हैं, तो मूलधन किसे कहते हैं। यदि कोई धन किसी साहूकार, बैंक या सेठ से उधार लेते हैं तो उधार ली गई राशि कहलाती है मूलधन। तो बेटा ये 100 की वैल्यू दी गई है 1200 रुपये, कितना गुना बना 12 गुना बना। तो आपसे क्या कह रहा है, ब्याज कितना है, अर्जित ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 12 गुना। तो बेटा ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो 21 रुपया ब्याज है तो 21 का भी 12 गुना कर देंगे, आ जाएगा 252 रुपये। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तरीका नंबर 1 ये था। तरीका नंबर 2 भी आप लगा सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए 1200 रुपया है, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए आपको, ये आपका पहला वर्ष बेटा, ये आपका दूसरा वर्ष। 1200 का 10% 120 रुपया, अगले साल ये 120 रुपया तो मिलेगा ही, प्लस 120 का भी 10% कितना हो जाएगा 12 रुपये। जोड़ देंगे 120 120 240 और 12 कितना हो जाएगा 252 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर समझ लीजिए, 1200 का 10% 120 रुपये होगा ना बेटा, 1200 का 10% 120 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, अगले साल ये 120 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस इस 120 रुपये पर भी 10% ब्याज 12 रुपये, जोड़ दिए 252 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। बट आप लोग ये ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो लगी कैसे, और आप आज ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैंने आज आपको 11 क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। आप लोग जाकर अपने पेपर में देखेंगे, सुबह का शिफ्ट है, ये 2018 का है, 26 अक्टूबर बेटा ये शिफ्ट था। अभी तो हम उस पर थंबनेल में तो ये लिखा ही रहेगा 26 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट था, प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था। आप लोग जाकर देखेंगे, मैंने जितने भी अच्छे सवाल थे मैंने सब करा दिए, एक भी नहीं छोड़ा मैंने आपके लिए, ठीक है ना। सरल सवाल है वो आप लोग कर लेंगे। वीडियो आपको लगा कैसे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके 11 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।